डिपॉजिट होने के बाद वो नर्वस सिस्टम को वीक करता है। शुरू में पहला सिम्टम ये आता है कि पैरों में भारीपन होना शुरू होता है, फिर पैरों में पेन होना शुरू होता है, फिर पैरों में एहसास खत्म होता है, ओज जो है मधुरता से बढ़ती है, और जब धीरे धीरे ओज का क्षय होता है तो शरीर में वीकनेस आनी शुरू होती है। यानी कि हम कह सकते हैं अगर ओज का क्षय होता है तो डायबिटीज़ में मृत्यु भी हो सकती है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ की हम बात कर रहे हैं, कॉम्प्लिकेशंस आप क्या क्या बताना चाहेंगे? देखिए, हमने पहले ही कहा कि शुगर, डायबिटीज़ या मधुमेह वो कहाँ है? वो है तो पूरे बॉडी में। जब वो ब्लड के फ्लो में आ गई जी, तो ब्लड कहाँ जाएगा? पूरे बॉडी में, एक एक सेल में, ब्रेन से लेकर और पैर के टो तक, नाखून तक जाएगा वो। जब वो ब्लड में घूम रहा है और जिस तरह का न्यूट्रिशन वो दे रहा है, शुगर का एक अपना लेवल है जितना होना चाहिए। मानिए फास्टिंग में हम शुगर टेस्ट कराएं तो हम क्या बोलते हैं, 80 to 100 शुगर लेवल, या 80 to 110 तक नॉर्मल है। खाना खाने के बाद मैक्सिमम लेवल जाए तो 130 या 140 तक जाए। यदि उससे ज़्यादा है तो इट मीन्स वो बॉडी में हार्मफुल है। जब इसका कॉम्प्लिकेशन होना शुरू होता है, हम कहते हैं हम तो मेडिसिन खा रहे हैं जी, तब भी हमारे पैर सुन्न होने लगे। डायबिटिक फुट की बहुत कॉमन शिकायत हमें देखने को मिलती है। आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं कि आप मंदिर गए, एक आदमी आपके सामने जा रहा है और आप उसके पीछे पीछे हैं और बहुत गर्मी है, और आपने पैर रखे फर्श पे तो आप कह रहे हैं बहुत गर्मी है, बहुत गर्म लग रहा है, और दूसरा व्यक्ति जो आपसे आगे जा रहा है वो बहुत कंफर्टेबली, बड़े ईजिली जा रहा है। जब आप अंदर पहुँच के उनसे पूछते हैं कि अंकल आप कैसे, मेरे तो पैर जल गए, आपके पैर नहीं जले? तो व्यक्ति क्या बोल रहा है, अरे बड़ा ठंडा फर्श था, मुझे बड़ा मज़ा आया। वो कैसे? वो ऐसे हुआ कि जब डायबिटीज़ का जो लेवल बढ़ता है, इवन दो वी आर टेकिंग मेडिसिन, तब भी वो शुगर लेवल कहाँ कंट्रोल हुआ? जस्ट एट द लेवल ऑफ ब्लड। हमने मानो इंसुलिन लिया या हमने कोई एंटी ग्लाइसेमिक टेबलेट ली, कहाँ कंट्रोल हुआ? सिर्फ ब्लड में। पर जो सेल लेवल पे वो वहाँ तो कंट्रोल नहीं हुआ, तो वो जाके पैरों में डिपॉजिट होता है। डिपॉजिट होने के बाद वो नर्वस सिस्टम को वीक करता है। शुरू में पहला सिम्टम ये आता है कि पैरों में भारीपन होना शुरू होता है, फिर पैरों में पेन होना शुरू होता है, फिर पैरों में एहसास खत्म होता है। तो वो उस करके उसको महसूस नहीं हो रहा है। वो ठंडक इसलिए लग रही है कि नॉर्मल जो नर्व्स का फंक्शन है, ठंडे को ठंडा और गर्म को गर्म महसूस करना, वो खत्म हो जाता है। तो उसको हम बोलते हैं न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी मतलब नर्वस सिस्टम धीरे धीरे डैमेज होना शुरू होता है। जी। फिर दूसरा एक सिस्टम जो डैमेज होता है वो आइज़ का रेटिना। आपका विज़न पहले ब्लर करता है, धुंधला दिखता है, हमें लगता है शायद मोतिया आ गया होगा। धीरे धीरे मोतिया भी बढ़ना शुरू होता है, और जब दिखना कम होता है, दैट इज़ द सेकेंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ द डायबिटीज़। फिर तीसरा कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि सीधा आपने क्या कहा कि पेशाब में मीठा आना शुरू होता है जी, तो किडनी में असर होता है उसका, उसको हम बोलते हैं नेफ्रोपैथी। धीरे धीरे किडनी फेलियर की तरफ जाना शुरू होती है। जब किडनी फेलियर की तरफ जाएगी तो क्या होगा? प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं होगी। इस तरह से हमारे शरीर का जो ओज है वो भी बहना शुरू होता है, क्योंकि किडनी में जो नेफ्रॉन्स हैं वो प्रॉपर काम नहीं करते। तो अपने बॉडी का जो नेचुरल जो हमें चाहिए, स्टेमिना चाहिए या यूं के न्यूट्रिशन चाहिए, वो भी यूरिन के थ्रू बहना शुरू होता है। और ओज जो है मधुरता से बढ़ती है, और जब धीरे धीरे ओज का क्षय होता है तो शरीर में वीकनेस आनी शुरू होती है। और जब वीकनेस आना शुरू होती है, तो जब ओज में क्षय होता है तो दिल में जो शक्ति चाहिए, जो हमें कॉन्फिडेंस चाहिए, जो हमें बल चाहिए, उसका लॉस होना शुरू होता है। और जब वो लॉस होता है तो अल्टीमेटली मृत्यु की तरफ ले जाता है। तो यानी कि हम कह सकते हैं अगर ओज का क्षय होता है तो डायबिटीज़ में मृत्यु भी हो सकती है। बिल्कुल। देखिए, ओज के क्षय होने से होगा क्या कि जब ओज का क्षय होता है, जो ब्लड वेसल्स हैं हमारी बॉडी के, उनमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा जी, जो फ्लो होना चाहिए ब्लड का पूरा, वो नहीं होगा और वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। जब ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होगा तो ओज का क्षय तो हुआ ही हुआ है, तो प्राण उसमें मूव नहीं करेंगे तो मृत्यु हो सकती है। दूसरा क्या है कि सेल्स को जो ताकत चाहिए वो कहाँ से मिलती है? जो हम अन्न खाते हैं, उस अन्न से हमने पहले ही बात की थी कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, शुक्र के बाद ओज। ओज यानी इम्यूनिटी। जब लैक ऑफ इम्यूनिटी होगा तो बॉडी में डिजीज इतनी अटैक कर जाएंगी, और जब इतनी डिजीज अटैक करेंगे तो क्या होगा? डायबिटीज़ अपने आप में, मैं कई बार कहता हूँ कि कोई बीमारी नहीं है, पर डायबिटीज़ के कारण जितनी बीमारियाँ बॉडी में लगती हैं वो ज़्यादा खतरनाक है। कोई भी रोग आके आपको घेर लेगा, जब आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है तो फिर मृत्यु तक भी आप जा सकते हैं। डॉक्टर, अब आपसे जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद में डायबिटीज़ के कौन कौन से इलाज मौजूद हैं और किस आधार पर ट्रीटमेंट किया जाता है?
सबसे बड़ी बात कि जो हम बार बार एक बात कहते हैं कि आयुर्वेद में नियम है कि निदान परिमार्जन। किस कारण से आपको डायबिटीज़ है, मानी अवतर्पण जन्य है या संतर्पण जन्य है। अवतर्पण जन्य को हम बोलते हैं टाइप 1 और संतर्पण जन्य को बोलते हैं टाइप 2। तो उसकी चिकित्सा आपको अलग अलग मेथड से करनी पड़ेगी। अब एक आदमी लीन एंड थिन है तो स्वाभाविक है उसको हमें संतर्पण चिकित्सा देनी पड़ेगी। उसमें कुछ एनर्जी लेवल हम बढ़ाएं, ओज उसका बढ़ाएं, तब जाके उसकी चिकित्सा हम कर सकते हैं। और जो पहले संतर्पण जन्य है, अपथ्य जन्य है, क्योंकि ज़्यादा ओवर ईटिंग कर रहे हैं, ज़्यादा खा रहे हैं और पहले से मोटे भी हैं, अब मोटे व्यक्ति को पतला करना ही पड़ेगा। तो उसमें जो चिकित्सा है वो डिपेंड करती है पेशेंट के बल पे, प्रकृति पे, आयु पे, देश पे और काल पे। अब मैं काल को डिफाइन करना चाहता हूँ कि काल मीन्स कितनी पुरानी डायबिटीज़ है, दूसरा किस मौसम में डायबिटीज़ हुई थी, तीसरा किस एज में डायबिटीज़ हुई थी। दिस ऑल आर द काल फैक्टर्स। यदि वो ये डिसाइड कर पाए, मान लो किसी को जुवेनाइल स्टेज में डायबिटीज़ हो गई, वेरी यंग एज में, तो उसकी चिकित्सा कुछ और है। अब किसी को 40 प्लस में जाके तो उसकी चिकित्सा कुछ और है, और किसी को 60 प्लस में हो तो उसकी चिकित्सा कुछ और है। तो ये कह सकते हैं कि चिकित्सा पर्सनलाइज्ड है। जब पेशेंट आता है ओपीडी में, प्रॉपर उसकी हिस्ट्री हम लेते हैं, लेने के बाद डायग्नोज करते हैं कि क्यों हुई इसको। वो जो हिस्ट्री हम लेते हैं वो इतनी डिटेल हिस्ट्री होती है कि कारण लेते हैं। कारण लेते हैं, पहला काम कारण का निवारण, फिर उसकी औषध चिकित्सा शुरू करते हैं। वेरी कॉमनली हम लोग क्या करते हैं कि आते ही अग्नि दीपन करते हैं, क्योंकि मेनली देखना कि पेशेंट आएगा थका हुआ होगा, आप जिसको कहेंगे अब टंग दिखाएं तो उसकी टंग वाइट कोटेड ही होगी, किसी किसी तो येलो कोटेड भी होती है। उनसे पूछेंगे कि क्या गला सूखता है, बोले हाँ जी। बोले दिन में 20 गिलास पानी पी जाते हैं तब भी गला सूखा रहता है। इट मीन्स क्या है कि डाइजेशन इतना वीक हो चुका है कि प्रॉपर सब करने के बाद भी वो मल का निष्कासन नहीं हो रहा। तो आते ही हम उसको क्या करते हैं, दीपन करते हैं, पाचन करते हैं, फिर प्रॉपर मेडिसिन। अब वो मेडिसिन में यहाँ बोलूँ तो सबके लिए कॉमन कोई मेडिसिन हो नहीं सकती जी, क्योंकि जैसा कहा कि जैसा इसका कारण वैसे वैसे उसकी चिकित्सा, जैसी उसकी एज, जैसे उसकी प्रकृति, उसकी अलग अलग चिकित्सा हो सकती है। सिंपल बात कहना चाहें तो एक चंद्रप्रभा बड़ी कॉमन है, वो सब में यूज़ की जा सकती है, पर बाकी लोगों में चिकित्सा अलग अलग रहती है। क्या किसी तरह की कुछ थेरेपीज भी हैं इसमें? बिल्कुल है। इसमें हमने जैसे पहले ही कहा कि शरीर के हर सेल में क्या जमा हो चुका, मधु मन मीठा। अब उसको हम ये कहें कि आम मीन्स अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स, उनका जब तक शोधन नहीं करेंगे तब तक चिकित्सा संपूर्ण नहीं होती। पहले हमको दीपन पाचन करना है कि उसकी अग्नि वृद्धि हो जाए। उसके बाद उसको क्या करते हैं, स्नेहपान करते हैं। स्नेहपान मीन्स उसको मेडिकेटेड घी पिलाएंगे या तेल पिलाएंगे, जैसे प्रकृति होगी स्नेहपान कराना है उसको। फिर स्वेदन कराएंगे। स्वेदन मीन्स पहले उसको स्नेहपान करते हुए मसाज और स्टीम देंगे बाद में। फिर उसको अगली चिकित्सा वमन में क्या होगा कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम का अपर पार्ट है उसको क्लीन करते हैं। फिर साथ में देते हैं विरेचन में जो लोअर पार्ट है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन में एक मेन कारण इसका कहा, तो उस कॉन्स्टिपेशन को दूर करते हैं। मतलब इसको सीक्वेंस में ले तो क्या करेंगे, पहले स्नेहन, फिर स्वेदन, फिर वमन, फिर विरेचन। फिर इसमें एक ट्रीटमेंट और है, उसको हम बोलते हैं वस्ती। वस्ती में क्या करते हैं कि कषाय या स्नेह गुदा मार्ग से देते हैं। उसके अलावा हम रक्त मोक्षण भी कर सकते हैं इसमें। जहाँ कहीं जैसे डायबिटिक फुट है वहाँ पस पड़ रही है बार बार, तो वहाँ रक्त मोक्षण कर दें तो चिकित्सा बिल्कुल कारगर होती है। यदि आप लोग चिकित्सा इसकी परमानेंट चाहते हैं तो इसकी अर्ली स्टेज में हमको आना चाहिए। पर इतना जरूर मैं कह देना चाहता हूँ कि पंचक्रम चिकित्सा लेने के बाद हमारी लाइफ लगभग माने तो 5 साल और बढ़ती है नॉर्मल वे से। और दूसरा सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। मतलब हम दूसरी मेडिसिन कोई खा रहे हैं तो वो सिर्फ ब्लड में कंट्रोल कर रही हैं, हम कहाँ तक जा रहे हैं, शरीर के एक एक अंग तक जा रहे हैं। जितने हमने 5 कोश बोले थे, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, उन सब की हम बात करते हैं। इसमें हम शिरोधारा भी कर सकते हैं, क्योंकि पेशेंट का मेंटल लेवल इतना डाउन हो चुका होता है कि उसको लगता है कि डायबिटीज़ हो गई अब तो कोई ट्रीटमेंट नहीं, डायबिटीज़ हो गई अब तो ये कॉम्प्लिकेशन होगी, अब डायबिटीज़ हो गई तो कुछ ना कुछ अंग तो कटेगा ही कटेगा, डायबिटीज़ हो गई तो कुछ ना कुछ लॉस तो मेरे जीवन में होगा ही होगा, डायबिटीज़ होगी तो मेरे को पैसों का बहुत लॉस होने वाला है। क्योंकि डायबिटीज़ में मन का जो सत्व है इतना गिर जाता है
कि वो जीवन में कुछ कर ही नहीं पाता, कुछ वो करना चाहता है तो होता नहीं है। सबसे बड़ा जो इसका ड्रॉबैक है वो एक यंग व्यक्ति का सेक्स बहुत जल्दी इसमें डैमेज होता है। सेक्स करने की शक्ति जो है ना बहुत कम हो जाती है। हमने फिर कहा कि ओज का क्षय होता है जी। हमने ओज का क्षय कहा, वो ओज कहाँ से आई? शुक्र से, है ना। वो शुक्र का क्षय हो रहा है क्योंकि रस में क्या हो गया, मीठा मिल गया, और जैसा उसमें मिलाते जाओगे वैसा वैसा उसका लेवल आता जाएगा। नर्वस सिस्टम वीक हो गया, मेंटल लेवल उसका वीक हो गया, उसके कारण से वो उसकी सेक्स की स्टेमिना जो कम होती है वो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है। पर जब आयुर्वेदिक चिकित्सा करते हैं उसकी पेशेंट की, हम चाहे मेडिसिन दे रहे हैं, पंचकर्मा कर रहे हैं, सबसे पहला यदि पेशेंट आके कोई बात कहता है, डॉक्टर साहब आपने कोई सेक्स की मेडिसिन दी है क्या, तो हम छूटते कहते नहीं हमने कोई सेक्स की मेडिसिन नहीं दी। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि नर्वस सिस्टम से जो शुगर थी वो डाउन हुई और नर्वस सिस्टम अपनी नॉर्मल पोजीशन में आया, तो धीरे धीरे ये सब, सिर्फ सेक्स की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, ओवरऑल बॉडी में डेवलपमेंट होती है। जो सेल्स हमारे डैमेज होने शुरू होते हैं वो रिवाइव होने शुरू होते हैं। जब रिवाइव होते हैं तो हम अपनी जगह पे एक हेल्दी वेल्दी और स्टाउट अपने आप को महसूस करते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमको दी, कारणों के बारे में बताया और ये भी बताया कि कैसे हम आयुर्वेद के माध्यम से डायबिटीज़ से छुटकारा पा सकते हैं। हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो आयुर्वेद गुरु में आज हमने चर्चा की डायबिटीज़ पर, और डॉक्टर साहब ने जो भी बातें बताई हैं, जो कारण और जो लाइफस्टाइल बताए हैं, अगर उन पर आप गौर करेंगे तो ज़रूर आप इस परेशानी से बच पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।